नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या बीजेपी के भीतर कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या ये साजिश दलित वोट बैंक बीजेपी के हाथों से छिटका देने की है? क्या बीजेपी का पूरा दलित आधार साफ कर दिया जाए, इस बात की कोई कवायद चल रही है? और अगर ये साजिश कहीं बाहर से चल रही हो तो समझ में भी आता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये साजिश बीजेपी के भीतर से चल रही है? और ये बात मैं बड़ी कन्विक्शन से कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीजेपी के अंदर खाने में आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबको लगने लगा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वरना एक के बाद दूसरी दलित अत्याचार की घटनाएं सर उठाती जा रही हैं। ये बीजेपी शासित यूपी दलित अत्याचारों की फहरिस्त में एनसीआरबी के डेटा में नंबर 1 हो चुका है। यानी कि केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की एजेंसी जो डेटा इकट्ठा करती है, उसमें बीजेपी का यूपी दलित अत्याचारों में नंबर 1 हो चुका है। और घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। होना तो ये चाहिए कि एक दो घटना होते ही, क्योंकि दलित 21% का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में अगर आपको शासन करना है तो आप दलित वोट बैंक की अवहेलना करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे में देश की सियासत के सबसे महत्वपूर्ण सूबे में एक के बाद दूसरी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं होती जाएं और कोई कंक्रीट एक्शन लेने का प्लान ही ना हो, तो ये सवाल उठने लगता है कि ये जो हो रहा है ये संयोग है या फिर कोई सोचा समझा प्रयोग है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि इतनी सारी दलित अत्याचार की घटनाओं के बाद भी कहीं डीएम को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, कहीं किसी एसपी, किसी एसएसपी, किसी पुलिस कमिश्नर, किसी पर कोई जांच नहीं हो रही है, किसी की कुर्सी नहीं जा रही, सब आराम से बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे दलित अत्याचार कोई मुद्दा ही ना हो। और आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि इसका जमीनी स्तर पर क्या मैसेज जा रहा होगा। और ये इसलिए जा रहा होगा क्योंकि मैंने कहा ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। जो आगरा में घटना घटी, करणी सेना बनाम दलित नेता रामजी लाल सुमन, कोशिश आप ये 1000 कर सकते हैं कि वो तो समाजवादी पार्टी के एमपी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की सामने ही नहीं आई, वो शक्ल ही नहीं उभर के आई। शक्ल उभर के आई करणी सेना बनाम रामजी लाल सुमन, यानी कि एक दलित से भिड़ गई है करणी सेना, ये शक्ल उभर करके आई। और करणी सेना का मतलब छत्री सेना, मतलब ठाकुर राजनीति, मतलब योगी आदित्यनाथ पर जो ठाकुर राज का आरोप चस्पा है, ये वहीं से जाके कनेक्ट हो गया मामला। और मैं आपको अभी वर्तमान में लेकर के आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो साजिश क्या है, क्योंकि ये सिलसिला चला रहा है। रामजी लाल सुमन पर जिस तरह से करणी सेना ने एक के बाद दूसरा अटैक किया, करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग आए करणी सेना के नाम पर, किसी पर कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद आगरा में हमला हुआ, करने की कोशिश की गई, और उसके बाद अलीगढ़ में उनकी गाड़ी के आगे टायर फेंके गए। ये सब चलता रहा और कहीं कोई चू नहीं बोला। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये सिलसिला है। खुद योगी आदित्यनाथ पर आरोप लग गए कि वो भी दलितों के मामले में पार्टी बन रहे हैं, ऐसे आरोप लगे। और ये आरोप किसी और ने नहीं, ये आरोप कुछ घटनाक्रमों ने लगाया। एग्जाम्पल मैं देता हूं कानपुर का। कानपुर में जिस तरह से सीएमओ के मामले में योगी आदित्यनाथ खुद कूद पड़े, वहां का दलित सीएमओ, और उसकी लड़ाई हुई वहां के डीएम से, डीएम साहब जितेंद्र सिंह, उनसे लड़ाई हुई वहां के सीएमओ की। और इस लड़ाई को कायदे से होना ये चाहिए था कि मामला था स्वास्थ्य विभाग का और प्रशासनिक मंत्रालय का, तो स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो इसको देख लेते, या फिर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी देख लेते, क्योंकि दोनों ओर से आरोप लगे थे। दलित सीएमओ ने डीएम पर लगाए, डीएम ने सीएमओ पर लगाए। लेकिन हुआ क्या? एक तरफा कार्रवाई हो गई, जांच ही नहीं बैठाई गई। सारी एक्शन योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। आरोप दोनों ओर थे, लेकिन डीएम पर कोई जांच ही नहीं हुई। सीएमओ पर सीधा एक्शन लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और इतना हल्ला हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ टस से मस नहीं हुए। दलित सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं दलित हूं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, डीएम ने मुझे बेइज्जत किया है, डीएम ने मुझे मेरी पहचान को अपशब्द कहे हैं, मुझे हाथ से पुश किया है। इस सब के बाद भी उस दलित सीएमओ की किसी बात पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
अल्टीमेटली हाईकोर्ट जाना पड़ा दलित सीएमओ को। हाईकोर्ट ने रीइंस्टेट किया, बहाल करने का आदेश दिया। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वहां पहुंच गई और चार्ज संभालने नहीं दिया। और जब वो दलित सीएमओ कंटेम्प्ट के लिए गया तब जाकर के योगी आदित्यनाथ को समझ में आया कि मामला हाथ से निकल जाएगा। तब उन्होंने हाथ पीछे खींचे और सीएमओ ने वहां पर जाकर के फिर से अपना चार्ज लिया। ये काम करने का तरीका है। और करणी सेना जिस तरह से बवाल करता रहा अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के, उससे ये बात और समझ में आई कि सवाल ये उठे कि ये क्या बगैर सरकारी संरक्षण के हो सकता है। और अब वर्तमान में आ जाइए, एक के बाद दूसरी दलित अत्याचार की वारदातें। और मैं इसलिए फिर आपसे कह रहा हूं कि ये क्या कोई डी साजिश है, क्या दलित साजिश, बीजेपी का पूरा दलित वोट बैंक साफ कर देने की साजिश। और ये कौन कौन रच रहा है, क्यों रच रहा है? एक कमजोर बीजेपी किसको पसंद है? कौन चाहता है कि बीजेपी की जड़ें कमजोर हो जाएं? और अगर ऐसा होता है, अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 33 सीटें पाई, बुरी तरह से हारी, बीजेपी की हालत कमजोर हो गई, तो कमजोर बीजेपी में कौन क्षत्रप शक्तिशाली होना चाहता है कि बीजेपी कमजोर हो तो मैं शक्तिशाली हो जाऊं? ये सवाल उठ रहे हैं। ये क्या ये भी एक प्रयोग किया जा रहा है कि बीजेपी को इतना कमजोर कर दो कि उस स्थिति में एक्शन लेने की ताकत ही ना रह जाए। अब आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है। एक के बाद एक आपको खबर दिखा रहा हूं। काकोरी पेशाब कांड, एक दलित व्यक्ति को पेशाब चाटने पर मजबूर किया गया। ये खबर सुर्खियां बनी अखबारों की। पूछिए योगी आदित्यनाथ से इस पर क्या एक्शन हुआ? किस एसीपी को, डीसीपी को, कमिश्नर को, डीएम को, किसको सस्पेंड किया गया? किसी को कुछ नहीं हुआ, जैसे कि कोई बड़ी बात ही ना हो। एफआईआर करके और आरोपी को पकड़ के बात खत्म हो गई। अभी आ जाइए ग्रेटर नोएडा, हाल की घटना है। अंकित जाटव, इस युवक को पीट पीट के मार डाला गया। बीमार रहा, इतना पीटा गया, इलाज चला, 8-9 दिन बाद मृत्यु हो गई। और ये घटना ग्रेटर नोएडा की है, अभी हाल ही की है। लेकिन आप पूछिए कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के डीएम पर कोई एक्शन हुआ, कमिश्नर पर कोई एक्शन हुआ? सोच लीजिए कोई एक्शन हुआ क्या? आप दंग रह जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हरिओम वाल्मीकि, रायबरेली में एक दलित को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला इतना गर्मा गया, राहुल गांधी तक इसमें उतर गए। वो मौके पर मिलने के लिए भी गए। रायबरेली से लेकर के फतेहपुर तक इसमें लगातार सियासी ड्रामा चलता रहा, फिर भी रायबरेली में एक भी एक्शन नहीं हुआ, न डीएम पर न किसी और अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं। अब एक बंथरा की खबर है। ये सब अक्टूबर खबरें, पुरानी नहीं, सब मैं अभी के बता रहा हूँ, करंट है। एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंग रेप बंथरा में होता है। बंथरा इनके लखनऊ में। आप चेक कर लीजिए क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सुल्तानपुर में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया, अखबार में छपा है। चेक कर लीजिए सुल्तानपुर में कोई एक्शन लिया गया क्या? दलित अपराध का आलम यह है कि एनसीआरबी, मैंने बताया था, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी नंबर 1 पे आ चुका है, यानी कि सबसे टॉप पर आ चुका है यूपी। ये दलित अत्याचारों की रिपोर्ट है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, देश का सबसे महत्वपूर्ण सूबे का ये हाल है। सवाल फिर वही उठ रहा है कि ये कौन होने देगा? इतना बड़ा जोखिम कौन उठाएगा? अगर ये दलित बीजेपी जिन्हें बड़ी मुश्किल से अपने पाले में लेकर के आई, बीएसपी के वोटर, जाटो वोटरों का कुछ हिस्सा तोड़ा, नॉन जाटो दलित का कुछ हिस्सा तोड़ा और अपने हिस्से में लेकर के आई, एक लंबे प्रयास के बाद ये हुआ है। उसको कौन ये चाहेगा कि ये ज़मीन अंदर ही अंदर ख़त्म कर दी जाए, काट दी जाए? अगर ऐसा कोई कर रहा है तो कितनी बड़ी साजिश है ये, सवाल यही उठ रहे हैं। अब आप देखिए बीजेपी के वोट किस तरह से गायब हो रहे हैं। दलित वोट में बीजेपी की कमी आना शुरू हो गई। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये CSTS का सर्वे है, सर्वे 2024 के लोकसभा इलेक्शन का है, जब बीजेपी बुरी तरह हारी। तो उसका असर क्या हुआ? गैर जाटो और जाटो दोनों ही वोट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीजेपी को जाटों के सिर्फ 24% वोट मिले, सिर्फ 24, और गैर जाटों के सिर्फ 29, जबकि इंडिया गठबंधन को यानी सपा कांग्रेस को गैर जाटों के 56% वोट मिले, दूना करीब। मतलब बीजेपी से दूना गैर जाटों के जो दलित वर्ग हैं, जिनमें कि पासवान हैं, वाल्मीकि हैं, धोबी हैं, कोरी हैं, ये सब वोट ले गए सपा और कांग्रेस। बीजेपी साफ, ये दिख रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ यूपी में अचानक नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये साजिश नहीं तो और क्या है। और इसी तरह से
जाटो वोट मैंने बताया बीजेपी को 24% मिले और 25% मिले इंडिया गठबंधन को, बीजेपी से ज़्यादा, बीएसपी को 44%। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी को जो जाटो वोट हैं 2022 में 21% मिले थे और जो गैर जाटो वोट हैं वो 41% मिले थे, यानी कि गैर जाटो ने 41% बीजेपी को वोट दिया था। और आप जानते हैं कि गैर जाटो पर बीजेपी ज़्यादा फोकस भी कर रही, जैसे कि वो ओबीसी में गैर यादव पे कर रही है। अब ये सोचिए 2022 में गैर जाटो 41% देते हैं 2022 में, और वही गैर जाटो आ जाते हैं 29% 2024 में, यानी कि 12% का डिक्लाइन, 12% वोट कम हो जा रहे हैं गैर जाटो के बीजेपी को 2022 से 24। 2 साल के अंदर 12% कितनी बड़ी डिक्लाइन है। गैर जाटो जो कि बीजेपी का कोर है, दलितों में ये वो कैटेगरी है जहां वो पूरी तरह से फोकस कर रही कि ये वोट उसको मिल जाए। अब यहीं पर सवाल ये उठ रहा है कि ये अगर लगातार चीज़ें हो रही हैं और इसका ये नतीजा हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई सोचा समझा प्रयोग है? क्या इसके पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा है, कोई तंत्र काम कर रहा है? क्या बीजेपी के भीतर से अगर ऐसी कोई साजिश हो रही है तो इसका नोटिस सही जगह पे लिया गया है कि नहीं लिया गया है? और मैं आज जो आपको कह रहा हूं कि बीजेपी के भीतर क्या ऐसी साजिश हो रही है, वो आपको इसलिए कह रहा हूं कि इतनी सारी घटनाओं के बाद तो कोई भी जाग जाएगा, अलार्म बेल बज जाएगा, एक के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो जाएंगे। आप याद कीजिए बहन जी के शासनकाल को, किस तरह से एक झटके में डीएम, एसपी, कमिश्नर तुरंत का तुरंत सस्पेंड होना, ट्रांसफर होना और झड़ी लग जाती थी। हमने एक इंटरव्यू किया था अभी राम इकबाल सिंह का, वो बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिया, किस तरह से अखिलेश यादव ने एक मैटर में जहां पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता को गोली लगी थी, अखिलेश यादव ने वहां पर सस्पेंड कर दिया डीएम को और वहां के संबंधित अधिकारी को। ये उन्होंने बयान दिया है और ये होता था। सरकार चाहे रही हो मुलायम सिंह की, कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो, बहन जी की रही हो, ये एक नॉर्म था कि आप अगर घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो अधिकारियों पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन इस सरकार में, योगी की सरकार में, सब बदल दिया गया है। दलित वोटों पर, इस दलित पर अत्याचार की इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ ने एक कदम नहीं उठाया आज तक एक्शन का, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई आप मैसेज कैसे देंगे, आप जब तक ऊपर पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, डीएम, कमिश्नर, ये सब, एसपी, एसएसपी, इन सबको ये लगेगा कि अभय दान है, हमें कुछ करने वाला ही नहीं है, बड़ा हल्ला मचेगा तो हम जो गिरफ्तारी कुछ दिन बाद करनी वो पहले कर देंगे, या हो सकता है गिरफ्तारी नहीं होती वो हम करके दिखा करके एड्रेस कर देंगे, देखिए ये घटना घटी, हमने ये एक्शन ले लिया और हमने वो प्रेस रिलीज जारी कर दी। क्या इससे ये आपकी सीरियसनेस को दिखाता है कि दलितों के मामले में यही आपकी प्रतिबद्धता है? और बीजेपी को कितना बड़ा इसका नुकसान हो सकता है, ये मैसेज कितना बड़ा हो सकता है। बीजेपी बड़ी मुश्किल से इस वोट बैंक को अपने साथ लेकर के आई और अगर ये वोट बैंक दरका जो दिख रहा है तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पार्टी की नींव हिल जाएगी। सवाल ये भी है कि नींव हिलाना कौन चाहता है? क्या बीजेपी के भीतर कोई ऐसा है जिसको फ़ायदा मिल रहा है बीजेपी के कमज़ोर होने से और वो अपनी दूर की गणित को लक्ष्य बना के चल रहा है? आपको लगेगा कि क्या ऐसा होता है क्या? लेकिन राजनीति ऐसी ही है, राजनीति में ऐसा खूब होता है। याद कीजिए वीपी सिंह की सरकार जब थी तो उसी सरकार में, उस एक सरकार में जो इस देश में पहली गैर कांग्रेस की सरकार थी, कैसे वो जो सारे लोग एक साथ जुड़े थे उसमें कैसे अंदर खाने में बगावतें शुरू हो गईं। राजनारायण ने पहले बगावत की, राजनारायण को सैक कर दिया मुरारजी देसाई ने, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। एक के बाद दूसरे अपने ही साथी जाते रहे और आखिरकार वो सरकार चली गई। 1989 में जब सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी यही बात, जनता दल की सरकार बनी, माफ़ कीजिएगा, जनता पार्टी की 77 में बनी थी। उस जनता दल की सरकार में भी यही हुआ, एक के बाद एक चौधरी देवीलाल, उनको बर्खास्त कर दिया वीपी सिंह ने, वो चले गए। चंद्रशेखर सरकार में नहीं थे लेकिन उनकी नाराज़गी जग जाहिर थी। तो ये सारी नाराज़गी होते होते अल्टीमेटली वो सरकार भी चली गई। सवाल ये है कि, और अच्छा, जब भी ऐसा कुछ होता है किसी किसी को फ़ायदा होता है। 1977 में जो सरकार गई उसमें से भी किसी को फ़ायदा हुआ और जो सरकार 89 में गई उसमें से भी किसी को फ़ायदा हुआ।
तो सवाल ये है कि फ़ायदे की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, बीजेपी के अंदर वो कौन है जो अंदर से रह करके बीजेपी की जड़ें कमज़ोर कर रहा है। ये सवाल बीजेपी के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सवाल को इसीलिए हमने आपके सामने रखा। इससे जुड़े तमाम पहलू आपके सामने में हम रखते रहेंगे। ये मामला बहुत ही दिलचस्प है, राजनीति भी इस देश की बेहद दिलचस्प है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करा भी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन खबरों को लाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमारी आंखों को नज़र नहीं आती हैं।